तो आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कॉम्बिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन होने वाली है वो कौन सी रिएक्शन है बोलो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? अब कोई तुमसे कहे दो या दो से अधिक चीजें जब कंबाइन होती है तो एक प्रोडक्ट बन जाए। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं जो हिस्सा लेते हैं रिएक्शन में, और जो फॉर्म होता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। जो रिएक्शन में हिस्सा ले उसको रिएक्टेंट, और जो बने उसको प्रोडक्ट कहते हैं। जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक ही सिंगल प्रोडक्ट को बनाएं तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। When two or more than two reactants combine to form a single product, then this type of reaction is known as combination reaction। देखिए, जब दो या दो से ज्यादा, when two or more than two reactant combine to form a single product is known as combination reaction। इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझाओ मैं एग्जांपल से। कोई देखो, जैसे मान लो ए नाम का कोई रिएक्टेंट है और वो बी के साथ जुड़ जाए। मान लेते हैं ए नाम का रिएक्टेंट बी नाम के रिएक्टेंट के साथ जुड़े और सी नाम का कोई प्रोडक्ट बनाए। ए बी के साथ मिले और क्या बना ले? सी बना ले। ए बी के साथ मिले और सी प्रोडक्ट बना दे। तो यहाँ दो रिएक्टेंट मिले और एक प्रोडक्ट बन गया। तो ये किस तरह की रिएक्शन? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिले और प्रोडक्ट क्या बनाए? सिंगल। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जांपल देखो, C+O2 से CO2 बन गया। CO2 बन गया। तो यहाँ भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक ही सिंगल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन गया ना। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। तो मतलब ये भी किसका एग्जांपल हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और देख लो बहुत सारे एग्जांपल, जैसे Mg+O2 क्या बन जाएगा? MgO नाम का एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। बैलेंस बाद में कर लेंगे, 2 लगाना, 1 लगाना, वो लगाना, पर बैलेंसिंग नहीं बता रहा। अब तो मैं तुम्हें कंबाइन करना सिखा रहा हूँ। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिले और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। समझ में आ गया? ऐसे ही Ca+O2 क्या बन जाएगा रे? CaO बन जाएगा। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है सभी को? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल और देख लो, CaO प्लस वाटर मिल जाए तो बताओ क्या बनेगा? CaOH ट्वाइस। ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा बताओ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। पर इसमें हीट भी निकलेगी, इसमें हीट भी निकलेगी। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना रे। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे C+O2 CO2, Mg+O2 MgO, Ca+O2 CaO। CaO में अगर वाटर डाला जाए तो CaOH ट्वाइस। पर ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें इनके नाम भी याद रखने होते हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, देखो इसका नाम है क्विक लाइम, ठीक है, और इसका नाम है स्लैग्ड लाइम। और इस दौरान लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, और जिस भी रिएक्शन में हीट निकले उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस भी रिएक्शन में हीट इमिट होती हो, हीट निकलती हो, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये जो चूना होता है ना घरों में, उसको अगर वाटर में डाला जाए तो ये बनता है स्लैग्ड लाइम। तो उस दौरान गर्मी पैदा होती है। जिस मटके में मान लो हमने चूना डाल दिया, चूना CO, और उसको वाटर में डालोगे तो एक रिएक्शन होगी। इस दौरान CaOH ट्वाइस बन रहा होगा, हीट निकल रही होगी, तो उस दौरान वो मटका क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा रे। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। अरे समझ में आया सभी को? और इसको व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है। अब जो CaOH है, CaOH होल ट्वाइस है, जो ये तुम्हारे पास बच गया CaOH होल ट्वाइस, इसमें वाटर और भी होगा, और ये आगे जाके फर्दर क्या बनाएगा? CaCO3 प्लस H2 लिक्विड
ये सॉलिड होगा, ये तो लिक्विड होता है, ये सबको पता है। और ये एक्वस NaOH। अब देखना जो स्लैग्ड लाइम था इसमें भी वाटर तो है ही उसी रिएक्शन में, उस मटके में जिसमें रिएक्शन कराई गई, वाटर के साथ ये वापस फर्दर मिलके क्या बना लेगा, CaCO3। ये लंबे टाइम तक दो से या 3 दिन इसको रख दिया जाए तो ये बन जाएगा CaCO3। और देखना इसका नाम तो तुम्हें पता ही है, स्लैग्ड लाइम है, स्लैग्ड लाइम, और इसका नाम है लाइमस्टोन, स्लैग्ड लाइम, और इसका नाम है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट जो नाम हमने देने सीखे थे वो तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो तो आते ही हमें, ये कॉमन नेम है। और इसको मार्बल के नाम से भी फेमस है भी ये, और मार्बल का भी यही फार्मूला आता है। ठीक है, तो अब हम जो बात लिखने जा रहे हैं उस पर ध्यान दें सभी। जो ये रिएक्शन है ना, ये और ये दोनों रिएक्शन, वाटर मिलाने के बाद स्लैग्ड लाइम बनना और स्लैग्ड लाइम में वाटर के साथ रिएक्शन करके ये लाइमस्टोन बनना, ये रिएक्शन व्हाइट वॉशिंग में यूज होती है। ये रिएक्शन कहाँ यूज होती है? व्हाइट वॉशिंग में यूज होने वाली रिएक्शन है। और ये दीवारों को, घरों में जो चूना पुट्टी की जाती है दीवारों पे, उसमें ये रिएक्शन यूज होती है। तो हम इसको लिखने जा रहे हैं, इस बात को जो हमने पढ़ ली है। तो हम लिखें इस बात को, लिखें सिंस, यहीं इसके नीचे लिख देते हैं यहीं पे, सिंस दिस प्रोसेस गिव ए वाइट शाइनी अपीयरेंस टू द वॉल ऑफ ए हाउस, किसी भी घर की दीवारों को वाइट शाइनिंग देने का काम है। इट इज कॉल्ड वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग कहते हैं इसको, इसी को वाइट वॉशिंग के नाम से जाना जाता है। जो CaCO3 बना है, CaCO3 is actually formed after 2 to 3 days of white washing and give a shiny finish to the wall of house। अरे समझ में आया यहाँ तक? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो ये रिएक्शन करवाई गई है, इस रिएक्शन का यूज व्हाइट वॉशिंग में किया जाता है और ये घरों को शाइनी अपीयरेंस देती है। 2 से 3 दिन के बाद वो व्हाइट अपीयरेंस देने लग जाता है CaCO3 की वजह से। तो इसी बेस पे NCERT ने एक क्वेश्चन भी पूछा जो मैंने पढ़ा दिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन सभी को समझ में आ गई। 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट जब जुड़ते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में C+O2 CO2 Mg+O2 MgO Ca +O2 CaO प्लस में वाटर डाल दिया COH होल ट्वाइस, ऐसे बहुत सारी रिएक्शन और भी बहुत अनेक हो सकती है कॉम्बिनेशन के एग्जांपल। अब देखना एक क्वेश्चन जो NCERT में पूछा गया, वो क्वेश्चन क्या है देख लें। ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस substance X is used for white washing। एक सब्सटेंस है जिसका यूज व्हाइट वॉशिंग में किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन पूछता है नेम बताओ, नेम ऑफ सब्सटेंस X, उस सब्सटेंस X का नाम बताइए क्या है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ। उस सब्सटेंस X का जो व्हाइट वॉशिंग में यूज होने वाला सब्सटेंस है CaO। क्या नाम है उसका? CaO। ठीक है। और सेकंड, और इसका पूरा नाम अगर नेम भी पूछे, फॉर्मूला हो गया तो, और इसका नाम क्या हो गया? क्विक लाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछता है राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X विद वाटर के साथ उस X की रिएक्शन दिखाइए। तो ये आंसर रहा ना तुम्हारे सामने,
CaO क्विक लाइम था जो X, उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा रे, CaOH होल ट्वाइस और हीट निकलेगी। ये रिएक्शन है, ये इसका आंसर है। अरे समझ में आ गया तुम्हें? तो इस तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। फिनिश। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो आ रही है वो क्या आएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको राइट करो फिर डीकम्पोजिशन लिखते हैं। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वो देख लें सभी। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? when single reactant decompose to more than decompose to 2 or more than 2 or more than 2 product or more than 2 product is known as decomposition reaction। डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखिए भाई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में मैं एग्जांपल देने लग जाऊं तुम्हें। जैसे ए बी नाम का कोई रिएक्टेंट है और वो टूट के बनता है A+B, तो देखना यार रिएक्टेंट तो सिंगल है और प्रोडक्ट क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहे हैं, डीकम्पोज हो रहा है। ये कैसी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। जैसे मैं और एग्जांपल दूं तुम्हें, CaO डीकम्पोज हो जाए Ca+O2, ठीक है। MgO डीकम्पोज हो जाए Mg+O2, वाटर है वो डिकम्पोज हो जाए H2+O2। बैलेंस नहीं कर रहा मैं, बैलेंसिंग हमने पहले इसी के लिए यहाँ 2 कर देना, यहाँ 2 कर देना, ये बैलेंस हो जाएगी, वो अलग इश्यू है। और एग्जांपल सुनो, जैसे AgCl है वो Ag+Cl में टूट जाए, Ag+Cl में Cl2 में टूट जाए, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 कर देना, वो अलग इश्यू, ठीक है। ऐसे टूटने लग जाए। और एग्जाम्पल सुनो, जैसे CaCO3 को अगर हीट करते हो तो वो किस में टूटेगा बताओ, CaCO3, CaO+CO2, ये डिकम्पोज होगी, ये क्या होगी, डिकम्पोजिशन हो गया। CaO क्या था बताओ, एक सिंगल प्रोडक्ट था, सिंगल रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट कितने बन गए, 2 प्रोडक्ट, मतलब ये डिकम्पोज हुआ है। और इसका नेम तुम्हें पता है, आज ही पढ़ा है तुमने, लाइमस्टोन किस में टूट गया बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड और क्विक लाइम में, ये बात पता है ना रे, ठीक है। तो ये हीट देने से, ये जो सिंबल मैं बना रहा हूँ ये हीट का सिंबल होता है। आज के बाद हीट लिखो, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे और करके हीट लिख दो, कोई भी एक वैलिड है, दोनों ही सही है। अरे ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, अच्छे एग्जाम्पल जिनकी ज़रूरत तुम्हें है बहुत ज़्यादा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें, FeSO4। ये एग्जाम्पल समझ में आया या नहीं आया बताओ पहले तो, ये आगे ना। तो एक एग्जाम्पल और देखो, FeSO4.7H2O। अगर इसको कोई हीट कर दे, इसको हीट करे कोई, ये ग्रीन कलर का होता है, और इसको अगर हीट करे कोई, ये हीट करे, और ये कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का, ग्रीन, ठीक है। इसको जैसे ही हीट करोगे तो ये वाटर लूज कर देगा अपने, और क्या बन जाएगा, FeSO4। क्या बन जाएगा, FeSO4, और 7 जो वाटर हैं वो वेपराइज हो जाएंगे, वो गायब हो जाएंगे यहाँ से, और ये वाइट कलर का पाउडर बनाएगा। कैसा बनाएगा, वाइट कलर का क्रिस्टल, वाइट क्रिस्टल होंगे इसके, वाइट क्रिस्टल होंगे, ठीक है। और इसका नाम ग्रीन विट्रियोल भी कहते हैं, इसको ग्रीन विट्रियोल के नाम से जाना जाता है, FeSO4 7H2O। इसको अगर हीट करोगे तो ये अपना वाटर को लूज कर देगा, और वाटर लूज करके पानी जो 7 वाटर थे वो गायब हो जाएंगे यहाँ से। और इसको अनहाइड्रस फेरस सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं, अनहाइड्रस फेरस सल्फेट के नाम से ये जाना जाता है। अब अगर ये आगे फर्दर हीट किया जाए, तो ये किस में टूट जाएगा तुम्हें पता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में ये टूट जाएगा। और ये रेडिश ब्राउन
जो आयरन ऑक्साइड है ये फेरिक ऑक्साइड है, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड ये किस में टूट जाएगा? फेरिक ऑक्साइड जो इसका कलर होता है वो कैसा होता है जल्दी बताओ? ये होता है रेड ब्राउन कलर का, रेड और ब्राउन, रेडिश ब्राउन कह दो, ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। और जो ये SO2 है, SO3, इनकी वजह से स्मेल आती है, बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर, बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर, स्मेल ऑफ सल्फर, बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर आएगी इन दोनों की वजह से, SO2 प्लस SO3 की वजह से, ठीक है। इसको बैलेंस बाद में कर लेंगे, अभी ये फिलहाल बैलेंस भी है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो प्रोडक्ट अगर बात करें कि रिएक्टेंट कितने थे 1 और प्रोडक्ट की बात करें तो कितने हैं 3, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन है बताओ? डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन चल रही है, डिकम्पोज हो गया, एक रिएक्टेंट था वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट गया, तो इसका मतलब ये डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। यहाँ भी ऐसा हुआ, एक था और एक से ज़्यादा में टूट गया, तो ये भी किसका है? डीकम्पोजिशन का। हर एक में ऐसा ही हो रहा है। ये एग्जाम्पल समझ में आया है नहीं आया ये बताओ पहले? ये समझ में आया? अब ध्यान रखने योग्य बातें, FeSO4 ग्रीन कलर का होता है, FeSO4 जो अनहाइड्रस होता है बिना पानी का अनहाइड्रस कहलाता है, अनहाइड्रस का मतलब होता है विदाउट वाटर, वो वाइट क्रिस्टल होते हैं। और जो ये Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। इस तरह से तुमने ये 2 बेस्ट एग्जाम्पल, एक तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसमें, और एक ये एक्टिविटी की फॉर्म में दे रखे हैं NCERT में, मैं इनको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, ये एक्टिविटी बना बना के वहाँ समझाते रहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो भाई, और एग्जाम्पल बता दिए जाएँ तो अच्छे और एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो और एग्जाम्पल, एक जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी की फॉर्म में दिया गया है लेड नाइट्रेट वाला एग्जाम्पल, वो भी देख लो। PbNO3 होल ट्वाइस को अगर तुम हीट करते हो तो वो किस में टूटता है बताओ? डिकम्पोज होके वो किस में टूट जाता है बताओ? PbO प्लस NO2 प्लस O2 में वो टूट जाता है। अगर इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। ये बैलेंस है पूरी की पूरी रिएक्शन। अब इनके नाम, ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है। इसका नाम है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। और लेड नाइट्रेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है? कलरलेस ही कहते हैं, कलरलेस, या फिर वाइट कह दो, वाइट मतलब कलरलेस ही होता है यहाँ, ठीक है। और PbO येलो कलर का है, ये येलो कलर का लेड ऑक्साइड। और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, ये ब्राउन कलर की गैस होती है, ब्राउन फ्यूम होते हैं इसके। फ्यूम्स कैसे होते हैं? ब्राउन कलर की गैस निकलेगी उस रिएक्शन में। जब कभी भी नाइट्रिक एसिड लाओ और उसको गर्म कर दो उस ट्यूब को, तो उस ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब को गर्म करोगे तो उस टेस्ट ट्यूब में से ब्राउन वेपर्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब NO2 बन चुकी है। अरे समझ में आ रहा है सभी को? तो देखना यहाँ पे रिएक्टेंट कितने थे, रिएक्टेंट एक सिंगल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितने बन गए? 3 तरह के प्रोडक्ट बन गए। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अरे समझ में आया या नहीं आया? अरे बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हमने डिकम्पोजिशन में जैसे CaCO3 को लिया, उसको हीट किया तो वो किस में टूट गया? CaO प्लस में CO2 में टूट गया, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन गए एक रिएक्टेंट से। ऐसे ही ग्रीन विट्रियोल कहते हैं इसको, फेरस सल्फेट के 7 वाटर होते हैं, इसको हीट करोगे तो ये सिर्फ अनहाइड्रस फेरस सल्फेट बचेगा। और इसको डिकम्पोज करोगे तो फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। ये तीन प्रोडक्ट में टूटता है। इसका मतलब ये भी डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। ये ग्रीन होता है, ये व्हाइट होता है, और ये लास्ट में कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन पाउडर मिलेगा तुम्हें, और ये बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर देगा। ऐसे ही लेड नाइट्रेट को, जो कि व्हाइट है, कलरलेस है, उसको डिकम्पोज किया जाए हीट की प्रेजेंस में, येलो कलर का प्रेसिपिटेट PbO देगा। साथ में ही NO2 ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे उस ट्यूब में से, निकल के दिखाई देंगे। अरे सही है। अब जो डिकम्पोजिशन के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, डिकम्पोजिशन के लिए हमें क्या देनी पड़ती है? एनर्जी। तो सीधी सी बात है, जो डिकम्पोजिशन है उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है रे? एनर्जी। और एनर्जी देने के 3 रास्ते हैं भाई। एनर्जी को 3 रास्तों से दी जा सकती है किसी भी रिएक्शन में। 3 तरह से एनर्जी दी जा सकती है। एक तो किसकी फॉर्म में दें? हीट की फॉर्म में एनर्जी, जैसे हमने बहुत सारे एग्जांपल किए। एक इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, और एक दी जा सकती है लाइट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में। तो 3 तरह से एनर्जी देंगे तो 3 रिएक्शन है। ये थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा, ये इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहलाएगी, और ये फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाएगी। फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाएगी या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, और ये
ये क्या कहलाएगी, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहलाएगी, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, और फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल रिएक्शन। अरे समझ में आ रहा है क्या सभी को? तो इस तरह से हम हीट दे के किसी चीज़ को तोड़ दें, इलेक्ट्रिसिटी दे के तोड़ दें, या लाइट गिरने से कोई चीज़ टूट जाए, तो इनको इन 3 तरह से डिकम्पोजिशन। तो 3 तरह का डिकम्पोजिशन, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन 3 टाइप्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ रहे हैं भाई, उसकी तरफ बढ़ते हैं। हम अब लिख रहे हैं टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन। तो लिखें टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। तो फर्स्ट जो टाइप है डिकम्पोजिशन का वो कौन सा है बताइए? फर्स्ट का नाम है थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो लिखेंगे डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन in which energy given to the reactant in the form of heat, to the reactant in the form of हीट की फॉर्म में अगर एनर्जी दी जाए तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। डिकम्पोजिशन इन विच एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट इन द फॉर्म ऑफ हीट दी जाए तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। और थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल तो अभी हमने 3 कर लिए हैं। देखो तीनों एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन के ही पढ़े हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो हमने पढ़ा CaCO3 को अगर हीट किया जाए, अब मैं नेम नहीं लिख रहा, CaO प्लस CO2 में डिकम्पोज हो जाएगा। हीट का सिंबल होता है ये, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन फेरस एनहाइड्राइड सल्फेट था, एनहाइड्राइड सल्फेट को अगर हीट किया जाए तो वो डिकम्पोज होता है किस किस में बताओ? अभी तुमने किया Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड डिकम्पोजिशन था लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, अगर इसको हीट किया जाए तो ये किस किस में डिकम्पोज होगा? अभी अभी तुमने किया है, बताओ किस किस में हुआ था? PbO प्लस NO2 प्लस O2, और इसको बैलेंस भी किया था अभी हमने। अरे सही है क्या? तो इस तरह से ये कौन सा डिकम्पोजिशन पढ़ा हमने? थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सा डिकम्पोजिशन पढ़ दिया? थर्मल डिकम्पोजिशन। और जो तीनों एग्जांपल अभी तुम्हें एक्सप्लेन किए गए थे वो किसके थे? थर्मल डिकम्पोजिशन के ही थे। अरे समझ में आया क्या यहाँ तक सभी को? बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया बताओ? अब हम एनर्जी हीट की फॉर्म में दे दी, अब इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में देंगे तो इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट जो डिकम्पोजिशन का टाइप है सेकंड, उसका नाम क्या बताओ? इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है बताओ? Decomposition in which energy given in the form to the reactant in the form of electricity. Decomposition in which energy given to the reactant in the form of इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दी जाएगी। जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर सुना हुआ है, वाटर में अगर करंट लगा दिया जाए तो H2 और O2 में डिकम्पोज हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जैसे देखना H2O को अगर इलेक्ट्रिसिटी दी जाए, क्या दी जाए रे? इलेक्ट्रिसिटी, तो वो किस किस में टूट जाएगा बताओ? H2 प्लस O2 में टूट जाएगा। अगर इसको बैलेंस करते हैं तो ऐसे कर दो, ठीक है। ऐसे ही NaCl को भी ऐसे इलेक्ट्रोलाइसिस से ही तोड़ा जाता है। NaCl है, NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो Na प्लस में Cl2 में टूट जाएगा। ये 2 कर दो, ये 2 कर दो, ये बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ लिख दो इलेक्ट्रिसिटी। अरे सही है, इलेक्ट्रिसिटी देने से वाटर को भी तोड़ सकते हो और NaCl को भी डिकम्पोज कर सकते हो। यहाँ देखना एक सिंगल प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में, एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट में टूट रहा है, तो मतलब ये भी डिकम्पोजिशन का ही एग्जांपल है। इस तरह से हमने थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ लिया और इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी पढ़ा। अब नेक्स्ट जो लास्ट है
वो लाइट की फॉर्म में एनर्जी दी जाए तो उसको हम क्या कहेंगे बताओ, क्या कहेंगे? फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, वो भी सुन लो। यहाँ पढ़ा देता हूँ थर्ड यहाँ कर देते हैं, इसको फिनिश ऊपर कर देते हैं। देखो भाई इधर फोटोलाइसिस, तो जो थर्ड टाइप है वो है फोटोलाइसिस या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, एनर्जी जो दी जाएगी वो किस फॉर्म में दी जाएगी? लाइट की फॉर्म में। डिकम्पोजिशन इन विच एनर्जी given to the reactant in form of लाइट। ठीक है, लाइट की फॉर्म में दी जाए, इसको हम क्या कहते हैं बताओ? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस। देखना भी इसका बेस्ट एग्जांपल है, मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें दिखाई दे जाए अलग से। एग्जांपल है AgCl। AgCl को अगर तुम लाइट दो, AgCl में अगर लाइट डाली जाए तो वो Ag+Cl2 में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? Ag+Cl2 में टूट जाएगा। और ये वाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में यूज होता है, ब्लैक वाइट फोटोग्राफी में यूज होने वाली रिएक्शन है। ये वाइट कलर का होता है, जैसे इस पे लाइट गिरती है तो ये किस में टूट जाता है? ग्रे और येलो कलर की थोड़ी सी येलो ग्रीन गैस निकलती है। तो ये कैसा होता है? वाइट कलर का होता है और ये ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और कब? जब इस पर लाइट डाली जाती है, लाइट सनलाइट गिरेगी, जैसे AgCl टूटेगा और Ag+Cl2, और Cl2 होती है येलो ग्रीन कलर की गैस होती है, येलो ग्रीन गैस होती है। ठीक है, और जैसे ना ये फोटोग्राफी में यूज, ये क्या काम आती थी? ये रिएक्शन जो है, ये वाली रिएक्शन कहाँ काम आती थी? ब्लैक वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। आज के टाइम तो नहीं करते, एडवांस कैमरे अगर अलग अलग चीज़ें हैं। पहले क्या करते थे? AgBr का सॉल्यूशन बनाते थे, उसके अंदर वो नेगेटिव होता था, उसको रखते थे, फिर वो उसके ऊपर कलर दिखाई देता था पूरा का पूरा। जैसे मेरी ये टी शर्ट है, मेरे को इसके ऊपर फोटोग्राफी करवानी है, मेरे को मान ले इस पर V लिखवाना है, तो V लिखवाना तो मैं क्या करूँगा? V लिखकर इसके ऊपर चिपका दूंगा और उसके अंदर पूरे में AgBr रख देंगे, फिर वो वाइट कलर का दिखाई नहीं देगा, फिर धीरे धीरे वो उसके ऊपर क्या हो जाएगा? सिल्वर कलर डिपॉजिट होता जाएगा, ये घरे ही सिल्वर कलर का, और A या V जो भी मैंने लिखा वो यहाँ छप जाएगा। इस तरह से हम ब्लैक वाइट फोटोग्राफी में इस रिएक्शन का यूज करते थे। एक बिल्कुल सेम ऐसी ही रिएक्शन और है, AgBr ले लो इसकी जगह, AgBr उस पर लाइट डाली जाए ऐसे ही तो वो Ag+Br2 में टूट जाएगा, Ag+Br2 में टूट जाएगा। और Br2 एक ब्राउन कलर की गैस होती है और ये ग्रे कलर का ही है, और ये पेल येलो होता है। ये कलर याद रखने की कोई जरूरत नहीं, ये पेल येलो होता है, ये ग्रे है और ये ब्राउन कलर की गैस निकल जाएगी। ये ब्राउन है, ये तो ग्रे है ही, और ये पेल येलो होता है, पेल येलो थोड़ा सा हल्का पीला। ठीक है, तो इस रिएक्शन का भी यूज किया जाता है। यहाँ देखो एक रिएक्टेंट से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसका मतलब ये भी डिकम्पोजिशन का ही एग्जांपल है। यहाँ लाइट की हेल्प से हुआ तो इसलिए फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल रिएक्शन। हीट की हेल्प से टूटे थे तो थर्मल डिकम्पोजिशन, और अगर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से टूटे तो इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इस तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है कंप्लीट। अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जल्दी से इसको नोट किया जाए। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, अपने रास्ते से हटा देगा। ठीक है, तो एडिंग डाल लीजिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या एडिंग है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, रिएक्शन इन विच more reactive element displaces the least reactive या less reactive element from their compound। तो करें स्टार्ट।
लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या लिखेंगे हम, देखिए ज़रा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हेडिंग डाल दी जाए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, देखना, ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा दे किसी रिएक्शन के दौरान, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेस कर देना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो लिखें रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट displace less reactive element from the compound is known as displacement reaction। इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं तुम्हें, A+BC नाम का कोई कंपाउंड था और B C के साथ रहा करता था, पर A ने क्या कहा, चल यहाँ से भाग जा, मैं रहूँगा किसके साथ, C के साथ, और B को यहाँ से भगा दिया। और इस तरह से क्या, A और C ने तो अपना नया घर बसा लिया और B को यहाँ से भगा दिया, तो डिस्प्लेस हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट होगी, A की C के साथ होगी और B वहाँ से भागना पड़ा। क्यों, इसका मतलब यहाँ कौन ज़्यादा रिएक्टिव था, A मोर रिएक्टिव था, किससे, B से मोर रिएक्टिव था, इसी वजह से किसको भागना पड़ा, बेचारे B को भागना पड़ा, क्योंकि A मोर रिएक्टिव था, उसने डिस्प्लेस कर दिया लेस रिएक्टिव B को। ऐसे ही एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखना, कॉपर सल्फेट है, ये ब्लू कलर का, डीप ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, ये ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ब्लू कलर का, और इसके अंदर अगर किसी ने जिंक डाल दिया इस सॉल्यूशन में, क्या होगा पता है, इसका ब्लू कलर फेड होना स्टार्ट हो जाएगा, और कारण क्या होगा, कलरलेस ही हो जाएगा ये ब्लू कलर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जिंक है जो अपने सिल्वर ग्रे वाइट कलर है, ये क्या करेगा, जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये कॉपर को क्या कर देगा, बोले भागे यहाँ से, मैं सल्फेट के साथ रहूँगा। जिंक कहता है मैं इस सल्फेट SO4 के साथ मैं रहूँगा, चल तू यहाँ से निकल दे, चल दे। तो इस तरह से ब्लू कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और कारण क्या है, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो मोर रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को वहाँ रिएक्शन से हटा दिया, इसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अरे समझ में आया सभी को। ऐसे ही और भी बहुत सारी रिएक्शन कर सकते हो तुम, जैसे कॉपर सल्फेट की रिएक्शन मैग्नीशियम से करवा लो, मैग्नीशियम भी मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो मोर रिएक्टिव है। हमें कैसे सपने आएंगे भी मोर रिएक्टिव कौन है कौन नहीं है, और कॉपर को यहाँ से फेंक दिया जाएगा। इसी तरह से ये ब्लू कलर फिर से कलरलेस हो जाएगा, ये कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे को क्या सपना आएगा क्या, ये मोर रिएक्टिव ये लेस रिएक्टिव, अब मैंने लिख दिया अब की बार मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो अब मेरे को सपने आते हैं क्या मोर रिएक्टिव, नहीं, सपने नहीं आएंगे। एक रिएक्टिविटी सीरीज है जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, पर तुम रिएक्टिविटी सीरीज कह देना, तो मैं रिएक्टिविटी सीरीज तुम्हें लिखवा रहा हूँ, उसी के बेस पे सारा तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो तुम एडिंग डाल लो रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें देखना सबसे पहला एलिमेंट है वो है के, केदारनाथ का माली आलू आलू एल्यूमिनियम आलू जरा फीका पकाता है देखना, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। और आगे याद रखो, तो आलू फीका पकाता तो क्या, चाप घंटा बनाएगा वो, चाप CHAAP चाप, ठीक है, या छाप कह लो, छाप। तो देखना H पकाता है के आगे जो छाप है इसका ये Cu कहलाएगा, ये Hg मरकरी,
ये Ag सिल्वर, ये Au गोल्ड और Pt प्लेटिनम। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें ये पूरी की पूरी याद कर लेनी है। दोबारा से बताता हूँ, देखो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, फिर छाप CHAAP, CHAAP छाप, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। अब ये जो नीचे आते जा रहे हैं ना, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है, इधर जाते जा रहे हैं तो क्या हो रही है, रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, तो रिएक्टिविटी घटती जा रही है। अब सबसे मोस्ट रिएक्टिव की बात करें तो ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा, और ये लीस्ट रिएक्टिव होगा, ये क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव। अरे समझ में आया सभी को, ये लीस्ट रिएक्टिव होगा और वो मोस्ट रिएक्टिव होगा। ठीक है, अब अगर तुम्हें, अब देखना, कॉपर और जिंक थे इस रिएक्शन में, कौन थे, कॉपर और जिंक। जो ऊपर होगा ना, जो इस रिएक्शन में ऊपर लिखा जाएगा वो मोर रिएक्टिव, और नीचे लिखा जाएगा वो लेस रिएक्टिव। तो ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को क्या कर सकती है, डिस्प्लेस कर सकती है, क्योंकि वो मोर रिएक्टिव है। तो हम लिखेंगे इन रिएक्टिविटी सीरीज, स्टार लगा के, इन रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज अबोव मेटल कैन डिस्प्लेस बिलो मेटल, बिलो मेटल्स, नीचे वाली मेटल्स को, ऊपर वाली मेटल नीचे वाली को डिस्प्लेस कर सकती है, ये स्टार लगा के लिख ले। और एक इसमें जो रेफरेंस पॉइंट माना गया वो हाइड्रोजन को माना गया, हाइड्रोजन से ऊपर वाली मोर रिएक्टिव और नीचे वाली लीस्ट रिएक्टिव मानी जाती हैं। तो मेटल्स अबोव द हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस मेटल बिलो हाइड्रोजन। तो ऊपर वाली नीचे वालियों को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस, मेटल्स अबोव हाइड्रोजन, अबोव हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस मेटल्स बिलो द हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन से नीचे है उनको हटा सकती है। ऐसे ही देखो, इन एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं ये सारी बातें तुम्हें। जिंक है, ये हाइड्रोजन से ऊपर की है, ये रही, और कॉपर नीचे की है। तो कॉपर लेस रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव, ऊपर वाली मोर रिएक्टिव, नीचे वाली लेस रिएक्टिव है। तो जिंक कॉपर को हटा देगी, जिंक ने कहा कॉपर चल यहाँ से भाग, कॉपर को हटा दिया। ऐसे अब कंपटीशन हो गया था मैग्नीशियम और कॉपर, मैग्नीशियम भी ऊपर की मेटल थी और कॉपर तो नीचे है, तो मैग्नीशियम बोली कॉपर चल यहाँ से भाग, मेरे को आने दे, और कॉपर को भगा दिया। अरे समझ में आया। तो ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल्स को किसी भी कंपाउंड से फेंक सकती है, बोले चल यहाँ से भाग जा, मैं मोर रिएक्टिव हूँ, मैं इसके साथ रिएक्शन करूंगी, तेरे कोई औकात नहीं है, ऐसा कह के उसको निकाल देगी। ऐसे ही और बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें, देखते जाना। ये बातें समझ में आ रही ना सभी को, बहुत अच्छे। अब देखो और एग्जाम्पल से देखो तुम, और एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने जिंक है और HCl एसिड में डाल दिया, जिंक को एसिड में डाल दिया। अब है ना, अब क्या होता है, कोई भी मेटल को अगर एसिड में डाल दिया जाए, कोई भी रिएक्टिव मेटल को, रिएक्टिव मेटल है ऊपर वाली, इनको अगर एसिड में डाल दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी उसमें से। क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो देखना, जिंक क्या बना लेगा, ZnCl2 बना लेगा, और साथ में क्या निकल जाएगी, H2 गैस। ऐसे ही मान लो जिंक की जगह और कोई होता, मैग्नीशियम होता, तो मैग्नीशियम के साथ HCl की रिएक्शन होती तो क्या बनता बताओ, MgCl2 बन जाता, और साथ में क्या निकल जाती, H2 निकल जाती। ऐसे ही मान लो आयरन को तुम एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, इसमें डाल दो तो क्या हुआ, हाइड्रोजन, मेटल है और एसिड है, ये एसिड है ना, HCl H2SO4 एसिड है, एसिड में मेटल को डालते क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस तो निकल जाएगी और ये इसके साथ चिपक जाएगा, क्या बन जाएगा, FeSO4, और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। हाइड्रोजन गैस यहाँ भी निकलेगी, यहाँ भी निकलेगी और यहाँ भी निकलेगी एसिड में। पर अगर मान लो कॉपर को एसिड में डाल दिया जाता तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, सिल्वर को एसिड में डाल दिया जाता तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, ये रिएक्शन ही नहीं होती। क्यों, क्योंकि नीचे वाली मेटल हाइड्रोजन नहीं निकाल सकती, ऊपर वाली मेटल ही निकाल सकती है। अरे समझ में आया क्या। तो मैं एक स्टार लगा के और लिख दूं, जैसे एक स्टार ये हो गया, एक ये हो गया, एक और मेटल अबो हाइड्रोजन, मेटल अबो हाइड्रोजन रिलीज हाइड्रोजन प्रोड्यूस H2 gas with acid but metal below hydrogen cannot produce H2 gas।
जो नीचे वाली है वो पैदा नहीं कर सकती H2 गैस को, ऊपर वाली ही निकाल सकती है, क्योंकि उनमें ताकत है, वो मोर रिएक्टिव है, वो हाइड्रोजन गैस को निकाल देगी, पर नीचे वाली नहीं निकाल पाएगी। अरे ये भी समझ में आया क्या? बहुत अच्छे। और आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना समझ में सभी को? बहुत अच्छे। और आगे चलते हैं, ऐसी ऐसी बातें तुम्हें आ गई। और देखो कुछ क्वेश्चन, रिएक्टिविटी सीरीज भी तुम्हारे समझ में आ गई। रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है? एक ऑर्डर होता है, सीरीज में एक ऑर्डर होता है, मेटल्स को अरेंज किया जाता है उनकी रिएक्टिविटी के बेस पे, मेटल्स को या नॉन मेटल को उनकी रिएक्टिविटी के बेस पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाता है, उसी को हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ द मेटल्स अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, ये डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सही है। अब आगे बढ़ते हैं हम और एग्जांपल देते हैं। जैसे तुम्हें किसी ने कहा Fe2O3 की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ करवा दी जाए, तो बताओ क्या एल्यूमिनियम आयरन को यहाँ से हटा पाएगा? यस, तुम कहना यस। क्यों? कारण देखो, अब देखो एल्यूमिनियम तो यहाँ है और आयरन यहाँ है, इनमें आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव, तो एल्यूमिनियम इसको हटा देगा, आयरन को मतलब भाग यहाँ से, तो क्या बना देगा? जल्दी से बोलो। Al2O3 बन जाएगा और आयरन अलग हो जाएगा, Al2O3 बन जाएगा और आयरन को अलग से रहना पड़ेगा। ये डिस्प्लेस कर सकता है। यहाँ क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन से मोर रिएक्टिव है, इस वजह से ये रिएक्शन होगी। अरे समझ में आ गया क्या? रिवर्स रिएक्शन करवाता कोई ये कहता देखो Al2O3 है प्लस में Fe है, क्या ये रिएक्शन होगी? तो तुम कह देना नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, वो एल्यूमिनियम को रिप्लेस ही नहीं कर सकता, क्योंकि एल्यूमिनियम पहले ही ज़्यादा रिएक्टिव, तो वो ऑक्सीजन के साथ रहेगा, आयरन को थोड़ी ना आने देगा, आयरन को कह देगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही और रिवर्स रिएक्शन करवा के देखता हूँ। जैसे तुम कहो जिंक ऑक्साइड बना हुआ, जिंक सल्फेट बनाओ और कॉपर रिएक्शन करके, क्या कॉपर जिंक को हटा सकता है? क्या नहीं, कॉपर तो नीचे है, वो कैसे हटा देगा रे जिंक को? जिंक ज्यादा ताकतवर है, वो हटा सकता था कॉपर को। अगर इसकी जगह ये होती ना रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन होती, कॉपर सल्फेट होता और जिंक आता, तो जिंक अब कहता हट यहाँ से, क्यों? मैं मोर रिएक्टिव हूँ, ZnSO4 आएगा और कॉपर को हटा देगा। अरे समझ में आया? ये रिएक्शन तो होगी और ये नहीं होगी। कॉपर लेस रिएक्टिव है तो वो जिंक को नहीं रिप्लेस कर सकता, जबकि जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। तो ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को रिप्लेस कर सकती, सीधी सी कहने की बात ये है और कुछ नहीं है इसमें। अरे समझ में आ गया क्या ये सारा? बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हमने ये सारा सीख लिया कि रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आसानी से समझ सकते हैं। जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को आसानी से डिस्प्लेस कर देगी और इसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और हाइड्रोजन गैस किसी भी एसिड में डालने पर मोर रिएक्टिव मेटल्स तो हाइड्रोजन गैस देगी, लेस रिएक्टिव मेटल से नहीं देगी। बिलो हाइड्रोजन डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विद एसिड, बट अबोव हाइड्रोजन कैन प्रोड्यूस H2 गैस विद एसिड। अरे समझ में आया सभी को? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, ये सभी लिख लिया सभी ने, तो और आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं NCERT में, मैं उनके और जवाब दे देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड जो भी हैं हमारी NCERT में या हमारे माइंड में जो आते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मैं उनके जवाब तुम्हें दे देता हूँ। देखना भाई, इधर देखना। देखो पहला क्वेश्चन आता है वाई, देखो पहला क्वेश्चन ही लिखो, वाई डज द कॉपर, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, copper sulfate solution change when iron nail dipped in it। अगर इसमें आयरन की नेल डाल दी जाए, एक कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, अगर उसमें आयरन की नेल डाल दी जाए तो उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसका जवाब हम दे चुके, आ जाते ही देखना। कॉपर सल्फेट है CuSO4, बोले हाँ ठीक है, इसमें आयरन की नेल डाल दी। अब आयरन क्या है? मोर रिएक्टिव, Fe मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, कॉपर को हटा देगा और क्या बना देगा? FeSO4 और कॉपर को फेंक देगा यहाँ पे। अरे सही है। और ये होता है ब्लू, डीप ब्लू कलर का, डीप ब्लू कलर का होता है। और जो FeSO4 होता है ये कैसे कलर का? लाइट ग्रीन होता है,
लाइट ग्रीन होता है, ठीक है, लाइट ग्रीन कलर का होता है। और ये जो कॉपर होता है ये रेड ब्राउन होता है, रेड ब्राउन कलर होता है, रेडिश ब्राउन कह दो, ठीक है। और ये आयरन थोड़ा ग्रे कलर माना जाता है, अकेला आयरन, ठीक है। तो अब क्या होगा, डीप ब्लू कलर है वो फेड होना स्टार्ट हो जाएगा, किस वजह से, कॉपर सल्फेट के आयरन सल्फेट में कन्वर्ट होने की वजह से। तो लिखेंगे डीप ब्लू कलर ऑफ CuSO4 solution fades due to formation of FeSO4 के बनने की वजह से। और एक और बात, जो रेड ब्राउन कलर की जो ये कॉपर है ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, किसके ऊपर है, कॉपर मेटल इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन नेल्स। आयरन नेल के ऊपर जो वो कॉपर आया है वो रेड ब्राउन कलर का डिपॉजिट होना लग जाएगा, और ऐसा लगेगा कि आयरन की जो नेल है उसको जंग लग चुका है, ऐसा फील होगा हमें कि उसके ऊपर कॉपर के छोटे छोटे बारीक पार्ट चिपक चुके हैं। तो ये भी लिख लो, ए रेड ब्राउन कोटिंग of copper metal on the surface of iron nail। सही है भाई। और इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होता है भाई। कॉपर सल्फेट जो डीप ब्लू कलर का था, आयरन के साथ रिएक्ट होने के कारण आयरन मोर रिएक्टिव था, कॉपर लेस रिएक्टिव था, तो आयरन ने उसको डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बना दिया। क्या बना दिया, आयरन सल्फेट बना दिया, और उस वजह से उसका कलर क्या हो गया, फेड हो गया, इसीलिए वो कलर चेंज कर लेता है। अरे समझ में आ गया। नेक्स्ट एक टाइप के और क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी के अंदर, एक टाइप का क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो भी मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। देख लो वो क्वेश्चन भी क्या है। देखो वो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट, कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट इन आयरन कंटेनर, आयरन के बर्तन के अंदर क्या हम कॉपर सल्फेट को स्टोर कर सकते हैं। तो आंसर देखिए, अभी आंसर यहाँ है, देखो कॉपर सल्फेट है, आयरन के बर्तन में कैसे रख लोगे, आयरन मोर रिएक्टिव है, वो पिघल जाएगा, वो बर्तन ही वो रिएक्ट कर लेगा और आयरन सल्फेट बना लेगा, क्योंकि हमें ये पता है कॉपर सल्फेट होता है वो आयरन के साथ रिएक्ट करता है, और आयरन मोर रिएक्टिव होने के कारण FeSO4 बना देगा पूरा पिघल के, और कॉपर को अलग कर देगा, इसलिए नो। आंसर क्या है, नो, बिकॉज आयरन Fe मोर रिएक्टिव देन कॉपर। रीजन है आयरन होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, कॉपर से वो डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बना देगा, ये रीजन लिख देंगे। अरे समझ में आ गया। ऐसे ही और क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या हो सकता है, क्या तुम आयरन की चम्मच से कॉपर सल्फेट को स्टायर कर सकते हो, आयरन स्पून से कॉपर सल्फेट को स्टायर कर सकते हो, तो कह देना नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जैसे चम्मच घुमाएंगे कॉपर सल्फेट में चम्मच गायब हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है, आयरन मिलेगा ही नहीं, आयरन सल्फेट में घुल जाएगा वो उसके अंदर। अरे समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन बन जाएगा वो। इसलिए ना तो आयरन के मटके के अंदर हम इसको स्टोर कर सकते हैं, ना ही आयरन की चम्मच से इसको हिला सकते हैं, क्योंकि हमें पता है आयरन मोर रिएक्टिव है। इस तरह के क्वेश्चन बना के वो पूछता है, तुम्हें उलझाने की कोशिश की जाएगी, हर एक क्वेश्चन में तुम उलझ जाओ, हर बार उलझाने की कोशिश की जाएगी, तुम्हें रोका जाएगा पर तुम्हें रुकना नहीं है। तुम्हें तो क्या याद है, रिएक्टिविटी सीरीज याद है, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल के साथ लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देती है, बस ये बात याद रखो और क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। अरे ठीक है, इस तरह से हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है कंप्लीट। लिखें इसको जल्दी से। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है सर। दो आयन होते हैं, एक दूसरे के साथ और दूसरा पहले के साथ, ऐसे एक्सचेंज हो जाएगा। एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस बिटवीन दी कंपाउंड स्टेज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखना भाई एग्जांपल से समझाते हैं तुम्हें। देखो हेडिंग है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
क्या होता है, एक्सचेंज होता है आयन्स का, आयन की अदला बदली हो जाती है सर। कैसे, जैसे एक एग्जांपल से समझाओ। जैसे ए बी साथ में रहते थे और सी और डी साथ में रहते थे, क्या हुआ, मान लेते हैं इनमें आयन का एक्सचेंज होने लग गया, इस पे +4 था, इस पे माइनस था, इसलिए इकट्ठे थे, ये प्लस था ये माइनस था। अब प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ रहने लगेगा, इस वाला प्लस इसके माइनस के साथ और इस वाला माइनस इसके प्लस के साथ। तो ए तो डी के साथ रहने लगेगा और बी सी के साथ रहने लगेगा। दोनों आयन का एक्सचेंज हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। दो आयन का एक्सचेंज हो गया ना, उसी को क्या कहते हैं, डबल डिस्प्ले, हेरा फेरी, अदला बदली, एक्सचेंज, कुछ भी मान लो तुम। ठीक है, तो लिखो ए रिएक्शन इन विच two compounds react by exchange of ions between them to form new compound is called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी को क्या कहा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह दिया जाता है। एग्जांपल से समझाओ सर। ये बी वाला तो समझ में आ गया, ए प्लस का था और डी माइनस का था, इसलिए इकट्ठे रह गए, और बी माइनस का और सी प्लस का इकट्ठे रहने लगे। ठीक है, एक कोई एग्जांपल है क्या, है ना, एनसीईआरटी का एग्जांपल, BaCl2 प्लस में Na2SO4 बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम सल्फेट के साथ करवा दी जाए। तो बेरियम क्लोराइड हमने इनके नेमिंग सिखा दी थी शुरुआती लेक्चर में। बेरियम क्लोराइड Ba+2 होता था, Cl पे -1 होता था, ये इसके पाव में, इसके पाव Na पे प्लस होता था और सल्फेट पे माइनस होता था। माइनस प्लस के साथ अब एक्सचेंज कर दो, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, तो BaSO4 हो जाएगा, क्योंकि Ba पे भी +2 और -2, 2 से 2 कैंसिल, BaSO4, इन पे -1 +1 है तो ये NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अरे NaCl। बैलेंसिंग करनी तो यहाँ 2 लगा देना, ये बैलेंस भी हो जाएगा, पर हम बैलेंसिंग तो कर ही नहीं रहे ना, और कर रहे हो तो लो बैलेंस हो गया। अब ठीक है, इसका नाम क्या है, बेरियम क्लोराइड। क्या नाम है, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ करवाई गई, सोडियम सल्फेट के साथ, और क्या बन गया, बेरियम सल्फेट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन में, बेरियम सल्फेट, और साथ में सोडियम क्लोराइड ये बने हैं। जो बेरियम सल्फेट है ना, इसी की तो खास बात है, ये एक वाइट कलर का, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाइट कलर का इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट कहते हैं इसको, PPT शॉर्ट में, PPT वाइट PPT कहते हैं। और ये इनसोल्यूबल होता है, क्या होता है, इनसोल्यूबल सॉलिड होता है, इनसोल्यूबल सॉलिड होता है। और जो इनसोल्यूबल हो उसको क्या कहते हैं हम, प्रेसिपिटेट। जो रिएक्शन में मान लो एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर नीचे जाके बैठ जाएगा, इनसोल्यूबल तो नीचे बैठेगा, और जो नीचे बैठ जाए उसको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट, जिसको आसानी से सेपरेट आउट किया जा सकता है सॉल्यूशन से, विच separates out from the solution, जिसको आसानी से सॉल्यूशन से अलग सेपरेट किया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। कोई भी मान लो कोई भी बर्तन है, उसमें रिएक्शन करवाए और कुछ चीज़ घुली नहीं तो वो नीचे बैठ जाएगी, और नीचे बैठने वाली चीज़ को प्रेसिपिटेट कहा जाता है। सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी इज नोन एज, जो ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाए उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। और इस रिएक्शन के दौरान BaSO4 नाम की चीज़ है, जो कभी किसी एसिड ना कोई सॉल्वेंट में घुलती नहीं, इसलिए इसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। ये व्हाइट कलर का, तो व्हाइट कलर के क्रिस्टल नीचे जाके जमते रहते हैं रिएक्शन के अंदर। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ में आया। और एग्जाम्पल भी दोगे सर? हाँ, और भी एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें। देखो एक एग्जांपल और देते हैं, AgNO3 की रिएक्शन करवा दी जाए NaCl के साथ। अब देख, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। तो अब प्लस माइनस के साथ और माइनस प्लस के साथ कर दो, क्या बन जाएगा, AgCl प्लस में NaNO3 ये बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। ये भी क्या होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। गजब की बात, वाइट PPT, ये भी वाइट ही है। ठीक है, एक और येलो प्रेसिपिटेट वाली रिएक्शन आज तुम कर चुके हो ऐसी रिएक्शन, PbNO3 ट्वाइस की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ। ये माइनस, ये प्लस,
ये माइनस ये प्लस, ये +2 होता है वैसे कोई बात नहीं, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस के साथ कर दो। अब ये प्लस और ये PbI2 बन जाएगा, प्लस में ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 KNO3 बन जाएगा। ठीक है भाई। अब ये वाला येलो प्रेसिपिटेट होता है, ये क्या होता है? येलो प्रेसिपिटेट होता है, येलो PPT। इनके नाम सभी के मैंने फर्स्ट लेक्चर में पहले ही करवा दी, इसलिए लिखने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बताऊं, ये सिल्वर है, ये नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ये सोडियम है Na+ और Cl-, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड है, ये G+ Cl-, सिल्वर क्लोराइड, Na+ NO3- सोडियम नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के साथ है, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। ये नाम कहाँ से ला रहा हूँ मैं मार्केट में? क्या अपने आप ही बना लेता? नहीं सर, ये आपने फर्स्ट लेक्चर में समझा दिए थे, वहाँ से आ रहे हैं। ओह बहुत बढ़िया। तो ये लेड और ये नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड और ये पोटेशियम नाइट्रेट। इस तरह से हमने नेमिंग तो पहले ही कर ली थी। आज हम रिएक्शंस कर रहे हैं और रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट, या उसके साथ और ये उसके साथ हेरा फेरी हो रही है, इसलिए ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल तीनों किसके हो गए? डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल। और इस तरह से हमने इस रिएक्शन को खत्म कर लिया। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहीं पे खत्म। अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो इसको रफ करके अब हम आगे क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए सर, ऑक्सीडेशन सबसे पहले रिएक्शन हमारे आ रही है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऐड तो कर दो ऑक्सीजन, ऐड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऐड करो, और रिमूव क्या करो? रिमूव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव करो, या फिर बोथ करो। ये 3 काम हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन को ऐड कर दो या हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, या दोनों काम कर दो, ऑक्सीजन को ऐड भी कर दो साथ में हाइड्रोजन को रिमूव, तो ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। अब देखना एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें एक, Cu में O2 को ऐड करें, क्या Cu में O2 ऐड होगी तो क्या बन जाएगा? CuO, 2 कर दो, तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन ऐड होने से क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। Mg+O2, Mg+O2 तो MgO बनेगा, MgO बन जाएगा। तो ये भी क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। कोई डाउट है किसी को? अब रिडक्शन की बात कर लेते हैं। देखना रिडक्शन, रिडक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें उल्टा हो, इसकी जस्ट रिवर्स रिएक्शन को कहते हैं। देखना रिमूव तो क्या हो? रिमूव, ऐड की जगह तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, ऐड में क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन, और रिमूव में क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन, और या फिर बोथ। रिवर्स हो गया ना उसका जस्ट, तो इसको कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे दो तुम, कोई भी एग्जांपल, जैसे अब इनके रिवर्स एग्जांपल दे दो। जैसे CuO था, इसको इसके अंदर से Cu+O2 रिमूव होगी ना, तो वो भाग गई ऑक्सीजन। MgO था, MgO, तो इसके अंदर से Mg+O2 ऑक्सीजन रिमूव होगी। अरे समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, हाइड्रोजन ऐड हो जाए, इसको रिडक्शन कहते हैं। ये इसके एग्जांपल हो गए। अब हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। एक रिएक्शन होती है रिडॉक्स रिएक्शन, उसकी भी बातें करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। दोज रिएक्शन in which both oxidation and reduction take place simultaneously, एक साथ हो जाए दोनों के दोनों, उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स को अगर तोड़ोगे, री और डॉक्स का कॉम्बिनेशन है, री और ऑक्स, रिडॉक्स। री से बनता है रिडक्शन और ऑक्स से बनता है ऑक्सीडेशन। रीड से रिडक्शन और ऑक्स से ऑक्सीडेशन, दोनों एक साथ हो, उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे देखना CuO+H2 से Cu+H2O बन रहा है। अब इस रिएक्शन के अंदर देखना ध्यान से, कॉपर ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन।
और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया, तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीजन को इसने तो रिमूव किया, इसलिए इसका रिडक्शन, और इसने ऑक्सीजन को ऐड किया है, ऑक्सीजन ऐड करने वाला ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन को रिमूव करने वाला रिडक्शन। ठीक है, तो इसका तो हो गया खुद का रिडक्शन और इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछूं ऑक्सीडाइज कौन हुआ, ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ और रिड्यूस्ड कौन हुआ? रिड्यूस्ड। तो तुम कहोगे ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? H2। और रिड्यूस्ड कौन हुआ है? CuO। ठीक है जी, अब ये बात मेरे को समझ में आ गई। और एग्जांपल दो सर रिडक्शन इसके, और एग्जांपल दो रिडॉक्स रिएक्शन के, और एग्जांपल देख लो रिडॉक्स रिएक्शन के। जैसे ZNO है प्लस में कार्बन, तो क्या बन जाएगा? जिंक प्लस CO2 बन जाएगी। क्या बन जाएगी? जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। ये बैलेंस है। अब देखना, इसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, तो इसका तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन रिमूव होगी तो इसका तो हो गया रिडक्शन। क्या हो गया रे? रिडक्शन। और इसने ऑक्सीजन को ऐड किया तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। जिसने ऑक्सीजन को ऐड किया उसका ऑक्सीडेशन। और दोनों काम एक ही रिएक्शन में हो जाए, वो रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। अब इसमें ऑक्सीडाइज कौन हुआ, रिड्यूस कौन हुआ? देखना, ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ? ऑक्सीडाइज्ड बोलो कौन हुआ? कार्बन। और रिड्यूस्ड कौन हुआ? रिड्यूस्ड कौन हुआ बताओ? कार्बन तो ऑक्सीडाइज हुआ, रिड्यूस्ड कौन हुआ? ZNO। अरे समझ में आ रहा है सभी को? एक NCERT में भी ऐसा ही पूछा गया है क्वेश्चन, ऐसा दिया गया है PbO प्लस में कार्बन से बन रहा है Pb प्लस CO2। ठीक है, ये ऐसा। अब बताओ इसमें किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हुआ है? तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है और रिडक्शन किसका हुआ है, ये बताइए। तो ऑक्सीडेशन तो हुआ है किसका? कार्बन का, क्योंकि कार्बन ने ऑक्सीजन को चिपका लिया अपने साथ, तो ऑक्सीडेशन हो गया। और PbO ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया तो इसका रिडक्शन हो गया। तो PbO का तो रिडक्शन और कार्बन का ऑक्सीडेशन। इस तरह से ये एग्जांपल और ये एग्जांपल किसके हो गए? रिडॉक्स रिएक्शन के। अरे समझ में आया सभी को? तो ऑक्सीडेशन समझ में आ गया, रिडक्शन समझ में आ गया, रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गया। एक लास्ट एंड फाइनल बात है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। देखना क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। देखो कोई भी एजेंट होता है, चाहे LIC एजेंट या कोई भी एजेंट दुनिया का, वो खुद के बिम में नहीं कर रहा होता, वो औरों के करता है। तो एजेंट किसके लिए होते हैं? औरों के लिए होते हैं, नहीं कि खुद के लिए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट औरों का ऑक्सीडेशन करने जाएगा, नहीं कि खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट औरों का रिडक्शन करेगा, नहीं कि खुद का। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है बताओ? एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो तुम खुद बताना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या करेगा? औरों का ऑक्सीडेशन करेगा। ए सब्सटेंस which add oxygen and remove hydrogen from others, औरों से, from other substances या another substances is known as oxidizing agent। औरों से, औरों का ऑक्सीडेशन करे उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट की बात आ जाए तो रिड्यूसिंग एजेंट बताइए क्या होता है सर? एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो औरों का रिडक्शन करेगा। तो इसकी जस्ट उल्टी डेफिनेशन बोल दो, ए सब्सटेंस which add hydrogen, remove oxygen from another substances is known as reducing agent। उसी को रिड्यूसिंग एजेंट। तो सर इन रिएक्शन में रिएक्शन हो रही है, इनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे, तो इनमें तुम रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहचान पाओगे? यस। अभी इन्हीं एग्जांपल को ध्यान से देखो, इधर आओ। CO प्लस H2O बन रहा है, वाटर बन रहा है। अब इसका तो हो रहा है रिडक्शन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। खुद का रिड्यूसिंग एजेंट खुद का रिडक्शन नहीं करता, औरों का रिडक्शन करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का ऑक्सीडेशन नहीं करता, औरों का ऑक्सीडेशन करता है। तो अब तुमसे पूछा जाए ऑक्सीडाइज H2 आता तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा कौन? H2। जिसका ऑक्सीडाइजेशन हुआ ना वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उल्टा होता है, रिवर्स, क्योंकि
रिड्यूसिंग एजेंट खुद का रिडक्शन नहीं करता, औरों का रिडक्शन करता है। तो ऑक्सीडाइज हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो रिड्यूस हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो तो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिवर्स है। ठीक है, तो अब इसमें बता दो तुम, ऑक्सीडाइज कार्बन हुआ है तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ कार्बन, और रिडक्शन पीबीओ का तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पीबीओ। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन हो तो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिवर्स है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो औरों का ऑक्सीडेशन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो औरों का रिडक्शन करता है। अरे समझ में आया सभी को? तो देखो, कार्बन खुद का ऑक्सीडेशन हुआ तो औरों का क्या किया इसने, रिडक्शन। खुद का ऑक्सीडेशन होता है औरों का रिडक्शन, तो कौन सा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ कार्बन इस रिएक्शन में। और ZNO खुद का रिडक्शन हुआ तो औरों का क्या किया होगा, खुद का रिडक्शन, तो औरों का तो ऑक्सीडेशन किया होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ZNO। अरे समझ में आ गया? तो जिसका ऑक्सीडेशन हो वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे भी सोच सकते हैं। क्योंकि जो एजेंट होते हैं वो औरों के लिए होते हैं, खुद के लिए नहीं होते। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो खुद का ऑक्सीडेशन हुआ तो औरों का क्या करेगा, रिडक्शन। अरे समझ में आ गया क्या? बहुत बढ़िया। तो इस तरह से इस पूरे को नोट कर लें और ध्यान से समझ लिया होगा, इस पूरे लेक्चर को माइंड में सेट कर लें, लिख लें ढंग से। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये चैप्टर फिनिश ही हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 10th क्लास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट होने वाला है। बस एक लेक्चर के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।